Hello, dear students. How are you all? Hope so you all are good. Welcome to our YouTube channel BioBates. Dear students, as we have started the NCERT line to line series for CBSE exams, as CBSE have announced the date sheet for 10th class students. So today we are with our new chapter, that is life process. So let's start our chapter. Okay. Life process, that means the processes that occurs during the लाइफ, राइट। यही चीजें हमें पढ़नी है। एक लिविंग सेल के अंदर या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस का नाम देते हैं, राइट। वो चाहे एनर्जी से रिलेटेड फिनोमिना है, ठीक है जी, चाहे डाइजेशन की बात है, चाहे सर्कुलेशन की बात है, चाहे एक्सक्रीशन की बात है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात है, वो सारे फिनोमिना जो आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑब्टेन कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस का नाम देते हैं, ठीक है जी। अब देखो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। इफ वी सी ए डॉग रनिंग और ए काउ चीविंग कड और ए मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दीज आर द लिविंग बींग्स। चाहे एक कुत्ता दौड़ रहा है, ठीक है, काऊ अपना कड को चबा रही है, ठीक है, या फिर एक बंदा है वो चिल्ला रहा है, वो सारे क्या लिविंग बींग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट इफ डॉग, काऊ और मैन आर स्लीप, अगर सोए हुए हैं फिर भी हम ये सोचते हैं कि अलाइव है। बट हाउ डिड वी नो दैट, हमें कैसे पता चलता है उस चीज के बारे में। वी सी देम ब्रीदिंग, हम उनको ब्रीद करते हुए देखते हैं, एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। वट अबाउट प्लांट्स, अब क्वेश्चन आया प्लांट्स में ऐसे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, हम में से कुछ लोग बोलेंगे जो ग्रीन होते हैं सिर्फ वही क्या है, अलाइव है, ऐसा तो नहीं है। बट वट अबाउट द प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन, ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके कलर ग्रीन से अलग होता है, दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव। अब उनकी ग्रोथ को देख करके हम क्या बोलते हैं कि वो जिंदा है। सम विल से, in other words, we tend to think some sort of movement, either growth related or not, as common evidence to being alive। मतलब ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जो शो कर रहे हैं, चाहे ग्रोथ डिपेंडेंट है चाहे इंडिपेंडेंट है, जैसा हमने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा, वो एक लिविंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लिविंग स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। बट ए प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। Some animals can breathe without visible movement, so using visible movement as a defining characteristics of life is not enough। तो हम सिर्फ देख के ये चीज नहीं पता लगा सकते हैं कि वो लिविंग स्टेट में है या नहीं है, ठीक है जी। movements over very small scales will be invisible to naked eyes, like movement of molecules। देखो molecules की movement है उसको हम नहीं देख सकते molecular level के ऊपर। for example, is this invisible molecular movement necessary for life? Yes, it is necessary for life। if we ask this question to professional biologists, they will say yes। in fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell। देखो वायरसेस क्या है बच्चे, वायरस एक ऐसा पार्टिकल है जो ना तो लिविंग के अंदर आता है और ना ही नॉन लिविंग के अंदर आता है। क्यों, देखो वो नॉन लिविंग स्टेट में रहता है जब तक उसको कोई होस्ट नहीं मिल जाता, और जैसे ही वो होस्ट के अंदर एंटर कर जाता है तो वो किस स्टेट में आ जाता है, वो लिविंग स्टेट में आ जाता है, ठीक है जी। अब होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके ऊपर कोई पैरासाइट सरवाइव करता है बट उसको किल नहीं करता है, ठीक है जी। and that is particularly why there is controversy between about whether they are truly alive or not, ठीक है। और इसलिए इनके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि वो लिविंग में कंसिडर होंगे या नॉन लिविंग में। why are molecular movement needed for life? we have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures। देखो बच्चे क्या होता है, सबसे पहले क्या बनेगा, सेल बनेगा, सेल से क्या बनेगा बच्चे, टिश्यू बनेगा, राइट। और टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, राइट। और जब ऑर्गन सिस्टम बन चुका है उसी को हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया, राइट। तो ऑर्गेनिज्म में क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ environment, this is organized। ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time। in order breaks down, the organism will no longer to
अलाइव, जैसे जैसे वो टूटता रहेगा बच्चे वो जिंदा नहीं रह पाएगा। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स, तो उनको अपने आप को रिपेयर करते रखना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि वो ब्रेक डाउन ना कर सकें, राइट। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किसके बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। दे मस्ट हैव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, उनके आसपास मॉलिक्यूल्स का होना भी जरूरी है। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेंटेनेंस प्रोसेसेस क्या होते हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है जी। देखो, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, द मेंटेनेंस एंड द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनी पर्टिकुलर, ऐसे प्रोसेसेस जितने भी लिविंग प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस जो मेंटेन कर रहे हैं लाइफ को, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो परफॉर्म करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। द फंक्शनिंग मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनी पर्टिकुलर, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन द क्लास, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. The processes which together perform this maintenance job are life process. ये जो मेंटेन करके रख रहे हैं हमारी लाइफ को, उसको हमने क्या बोला है, लाइफ प्रोसेस का नाम दिया है। Since these maintenance process are needed to prevent the breakdown, डैमेज से बचाते हैं, ब्रेकडाउन से बचाते हैं, तो उससे क्या चाहिए बच्चे, एनर्जी चाहिए। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, और ये बॉडी के अंदर कहाँ से आती है, ये एनर्जी बाहर से आती है, ठीक है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल्ड फूड। देखो बच्चे क्या होगा, अब एनर्जी चाहिए, एनर्जी किस फॉर्म में जाएगी बाहर से, तो वो फूड की फॉर्म में जाएगी, टू इनसाइड ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन, और किस प्रोसेस के थ्रू जाएगी बच्चे, न्यूट्रिशन के थ्रू। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ फूड विच प्रोवाइड्स अस एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन। If the body size of organism is to grow, additional raw material will also be added from outside। देखो बच्चे, बाहर से और रॉ मटेरियल भी आएंगे। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ दी फूड रिसोर्सेज आर आल्सो कार्बन बेस्ड। जो लाइफ है किसके ऊपर बेस्ड है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के ऊपर है, तो इसलिए जो फूड सोर्सेज हैं वो उसके अंदर भी क्या होता है, कार्बन सोर्सेज ज्यादा होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ these carbon sources, different organism can use different kind of nutritional processes। अलग अलग लेवल पे अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है जी। The outside sources of energy quite varied since the environment is not under the control of individual organisms. The sources of energy therefore need to be broken down। देखो बच्चे, पहले उसको तोड़ेंगे, ठीक है, या फिर बनाएंगे, और बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर, ताकि उसको यूज किया जाए मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के अंदर, मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए, उसके अलावा हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए। फॉर दिस ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी, और इसके लिए क्या होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं, जिसको हम किसका नाम देते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट अकरिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी are known as metabolic reactions, right? Oxidizing reducing reactions are some most common chemical means to break down the molecules, और ये कैसी होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग भी होती हैं और reducing reactions भी होती हैं। Fourth is many organisms use oxygen sourced from outside the body। The process of acquiring oxygen from outside the body and use it in the process of breakdown of food resources for the cellular need is known as respiration। देखो बच्चे क्या है, हमने O2 का यूज किया है किसके लिए, फूड के ब्रेकडाउन के लिए, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए हमने ऑक्सीजन का यूज किया, और वो ऑक्सीजन कहाँ से ली, बाहर से ली। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला बच्चे, रेस्पिरेशन का नाम दिया। किसका नाम दिया है, रेस्पिरेशन का। देखो बच्चे, अब बात किसकी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, आ गई ना वही बात, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, removal of waste must be needed because the entire surface of organism is in contact with environment। एक ही सेल होता है बच्चे, ठीक है, और वहीं से वो क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहा है, रिमूवल ऑफ वेस्ट की बात कर रहा है,
टेकिंग ऑफ फूड की बात कर रहे हैं. बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स. बट जैसे ही वो कन्वर्ट हो रहा है मल्टी सेलुलर के अंदर, तो अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन करना शुरू कर देंगे, स्पेशलाइज्ड सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे. ऑल द सेल्स मे नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सराउंडिंग इन्वायरमेंट. अब क्या होगा, सारी सेल्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ऐसा कोई जरूरी नहीं है. देयरफॉर सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल सेल्स, और इसलिए सिंपल डिफ्यूजन से उनका काम नहीं चल सकता है. We have seen previously how in the multicellular organisms various body parts have specialized in their functions they perform. Be familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of organism. वो कैसे organized है, उसी तरीके से उनके ऊपर क्या होंगे बच्चे, specialized tissues होंगे. It is therefore not surprising that uptake of food and of oxygen will also be a function of specialized tissues. Specialized tissues food को भी लेने के लिए responsible होंगे और oxygen के लिए भी. However, this poses a problem since food and oxygen are now taken up to one place in the body of organism while all parts of body need them. देखो अब लेंगे तो एक ही जगह से, लेकिन चाहिए किसको, सबको चाहिए. तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए. दिस सिचुएशन क्रिएट्स ए नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन विच कैरी फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर. ठीक है, पहले क्या चाहिए, न्यूट्रिशन की बात की हमने, फिर किसकी बात की, उसको ब्रेकडाउन की, रेस्पिरेशन की बात की, अब किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की. राइट. When a chemical reaction use the carbon source and oxygen for energy generation, this creates byproduct. अब वहां से वेस्ट भी निकलेंगे, ठीक है, that are not only useless to cells but could even be harmful. वो harmful भी हो सकते हैं. These waste product are therefore needed to be removed. अब उनको रिमूव करने के लिए क्या चाहिए बच्चे, प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा. That process is known as excretion. And again it is basic rules of for the body design in the multicellular organism are followed. A specialized tissue of excretion will develop. अब specialized tissue किसके लिए बनेगा बच्चे, excretion के लिए, which means that transportation will transport the waste away from cells to the excretory tissue. मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करेगा, वेस्ट को कहाँ भेजेगा, excretory टिश्यू के पास. लेट अस कंसीडर दीज प्रोसेसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन. अब हमें क्या पढ़ना है, इन प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ना है. उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं. देखो बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है, इन क्वेश्चंस को आप जरूर रीड आउट करें. देखो पहले क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मेक ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग्स. इनसफिशिएंट क्यों है, क्योंकि वहां पे मल्टीसेलुलर सेल्स होते हैं. ठीक है, वट इज क्राइटेरिया डू वी यूज वेदर. देखो बच्चे वहां पे डिफरेंट क्राइटेरिया है, लिविंग नॉन लिविंग में आपने डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे. वट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली CO2, वाटर, इनका यूज किया जाता है. वट आर प्रोसेसेस यू वुड कंसिडर एसेंशियल. चारों प्रोसेस के हम यहाँ नाम बता दिए. ठीक है जी. अभी जो पहला पार्ट है वो क्या है हमारा, न्यूट्रिशन. क्या है प्यारे बच्चों, न्यूट्रिशन. देखो न्यूट्रिशन के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, देखो When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. देखो कोई भी हम काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या चाहिए होती है, हमें एनर्जी चाहिए होती है. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. हम कोई काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है. We also need materials from outside in order to grow. हमें बाहर से चाहिए चीज़ें, क्या रॉ मटेरियल चाहिए ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए, अदर सब्सटेंसेस की सिंथेसिस के लिए, जो हमारी बॉडी को नीडेड है, जो हमारी बॉडी को जरूरत है जिनकी. द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज फूड. जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, हमारा फूड है जो हम खाते हैं. ठीक है जी. हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड. अब लिविंग बींग्स कैसे अपना खाना लेते हैं. द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज fulfilled in different ways. अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. Some organism use simple food material obtaining from inorganic sources in form of carbon dioxide and water. कुछ क्या करते हैं, डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को ऑब्जर्व करते हैं. These organisms known as autotrophs इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया. इनके अंदर क्या आ जाते हैं, ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया आ जाते हैं. अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, उनको सिंपल के अंदर तोड़ते हैं और वहां से क्या करते हैं, एनर्जी को रिमूव करते हैं, अपने अंदर लेते हैं और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं. टू अचीव दिस
ऑर्गेनिजम्स यूज बायोकैटलिस्ट, और उसको तोड़ने के लिए बायोकैटलिस्ट का यूज किया जाता है, जिनको हम किसका नाम देते हैं, एंजाइम्स का नाम देते हैं। दस द हेटेरोट्रोफ सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रोप्स। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रोप्स, और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑटोट्रोप्स के ऊपर। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आता है, एनिमल्स आ जाते हैं और फंगस आ जाते हैं। तो पहले जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो मुझे, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। कार्बन और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसके अंदर बचे, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनको फुलफिल करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज ए प्रोसेस बाय विच autotrophs take in substances from outside and convert them into stored form of energy। देखो बच्चे, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, बाहर से सोर्सेज को लिया जाएगा और उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर, स्टोर्ड फॉर्म के अंदर। दिस मटेरियल इज टेकन अप इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसको लिया किस फॉर्म में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और साथ में वाटर की फॉर्म में, और उसको किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और साथ में HV दैट मीन सनलाइट की प्रेजेंस में, और उससे हम क्या बना लेंगे, C6H12O6, साथ में O2, और साथ में क्या निकल रहा है बच्चे, एनर्जी। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है हमारी वो क्या है, स्टोर्ड फॉर्म का काम कर रही है, राइट, which is converted into carbohydrates in presence of sunlight and chlorophyll। आगे ना भाई बात, कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स का यूटिलाइजेशन हम कर लेंगे प्लांट्स के एनर्जी रिक्वायरमेंट के अंदर। ठीक है जी, वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। और ये कैसे होगा, देखो भाई, द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखो बच्चे, वो कार्बोहाइड्रेट जिसका यूटिलाइजेशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है, उसको जरूरत अभी नहीं है, उसको हम स्टोर करके रख लेंगे किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, जो इंटरनल एनर्जी का काम कर रहा है, ठीक है, जिसको यूज किया जा रहा है। ए समवट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस वेयर सम ऑफ एनर्जी इज डेराइव्ड फ्रॉम फूड। वहां से फूड से ली जाती है और उसको स्टोर करके रखा जाता है कहाँ, ग्लाइकोजन की फॉर्म। देखो, एनिमल्स में किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और प्लांट्स की किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखा जाता है, राइट। ओके, now there is a given example of photosynthesis reaction, right, just wait for a second। photochemical reaction or you can say photosynthesis reaction is represented here। देखो आपने यहाँ ये रिएक्शन आपको दिख रही होगी, जिसके अंदर क्या है, देखो 6CO2 का यूज किया है, साथ में क्या किया, 12H2O का यूज किया है, पिगमेंट हमने जो लिया है वो क्लोरोफिल लिया है जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है जी, अब बना क्या, हमारा प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन हुआ, ग्लूकोज की फॉर्म में हमें कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस हुई है, साथ में O2 का रिलीज हुआ, और उसके साथ साथ क्या बना, H2O बना। ठीक है जी, और इस रिएक्शन को क्या बोला गया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है जी, let us now see what actually happens during the process of photosynthesis। photosynthesis के टाइम पे क्या होता है, the following events occurs during the process। क्या क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, absorption of light energy by the chlorophyll। जो क्लोरोफिल है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब कन्वर्जन होगा उस लाइट एनर्जी का किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर, और उसका यूटिलाइज करेंगे वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, रिडक्शन का प्रोसेस होगा, राइट। ठीक है, देखो यहाँ साइड में रिप्रेजेंट किया हुआ है डायग्राम्स को, ये अगर आप देखेंगे ये लीफ का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, जिसमें ये मिडरिब को रिप्रेजेंट कर रहा है, जाइलम फ्लोएम यहाँ पे रिप्रेजेंट है जिसको वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, और ये वेन्स के अरेंजमेंट को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, लेमिना और लीफ ब्लेड को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अभी क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में देखो नीचे, अगर हम ऊपर की साइड से शुरू करें तो ये क्या, वैक्सीक्यूटिकल होती है जो ट्रांसपिरेशन से बचाती है, उसके ऊपर एपिडर्मल सेल्स हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, एयर स्पेसेस प्रेजेंट है, गैप प्रेजेंट है, और उसके अलावा क्या है, गार्ड सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, गार्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। नीचे लोअर एपिडर्मिस को रिप्रेजेंट किया गया है। ये थिन क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है लीफ का।
These steps need not to take place one after the other immediately. For example, desert plant take up the carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is act upon the energy absorbed by chlorophyll during the day. देखो बच्चे, अब ये जरूरी नहीं कि ये तीनों स्टेप एक साथ हों. जैसे एग्जांपल दिया हुआ है डेजर्ट प्लांट का, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट के टाइम पे ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, और एक इंटरमीडिएट बना के रख लेता है. जैसे ही उसको सनलाइट एनर्जी मिली, क्लोरोफिल ने काम किया डे टाइम में, वो उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं. लेट अस सी हाउ ईच कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. देखो कैसे होता है. If you carefully observe a cross section of leaf under the microscope, you will notice some cells contain green dots. These green dots are cell organelle called chloroplast. क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है. लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट द क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. इसमें हमने एक वेरिजेटेड लीव्स को लेना है, ठीक है, वो मनी प्लांट का हो सकता है, उसको डार्क रूम के अंदर रखना है. एक को हम क्या करेंगे जिससे उसका सारा स्टार्च क्या हो जाए, यूज्ड अप हो जाए. नाउ कीप द प्लांट इन द सनलाइट फॉर 6 आवर्स. उसको प्लग करो, ठीक है, ग्रीन एरियाज को मार्क करो, शीट के ऊपर लो, बॉईल करो, उसके ऊपर क्या करो, अल्कोहल डालो. जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट करेंगे आप, तो वहां से ये देखेंगे कि क्लोरोफिल का क्या मेन रोल है, ठीक है. अब देखो, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड. अब क्वेश्चन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगी प्लांट्स के अंदर. इन क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होते हैं बच्चे, बेसिकली ओपनिंग्स होती हैं किसके अंदर, लीव्स के अंदर, which are tiny pores present on the surface of leaves. Massive amount of gaseous exchange takes place in leaves through these pores. बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर वहां से पास होती है जिसका मेन पर्पज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है. बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स. स्टेम में भी होता है, रूट में भी होता है, लीव्स में भी होता है. सिंस द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस थ्रू स्टोमेटा. यहाँ से पानी का भी क्या होता है बच्चे, लॉस होता है. द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स व्हेन डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड. जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है फोटोसिंथेसिस में, तो ये बंद हो जाते हैं. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज फंक्शन ऑफ गार्ड सेल. अब ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, गार्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल है. गार्ड सेल्स स्वेलअप हो जाती हैं जब वाटर इनके अंदर होता है, तो वो क्या हो जाता है, वहां से हमारा स्टोमेटा ओपन हो जाता है. और जैसे ही ये श्रिंक कर जाती हैं, तो वो क्या हो जाता है बच्चे, क्लोज हो जाता है. ये ओपन का एग्जांपल है, ये क्लोज का एग्जांपल है. गार्ड सेल, ये बेसिकली हमारी ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं. और ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टोमेटल पोर को, ये क्लोरोप्लास्ट है, और इसके अलावा ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, ठीक है. ऊपर एक फिर एक एक्टिविटी दी हुई है. बेस्ड ऑन द 2 एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अबव, कैन वी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. यस, हम कर सकते हैं, ठीक है. सनलाइट की प्रेजेंस में रखो एक प्लांट को, एक एब्सेंस में रखो, तो वहां से हमें पता चल जाएगा. So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement. ठीक है, कैसे अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं वो हमने पढ़ा है. बट ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग अप देयर बॉडी. वाटर इज यूज्ड अप फोटोसिंथेसिस फॉर टेकन अप फ्रॉम सॉइल. वाटर कहाँ से लिया जाता है, सॉइल से लिया जाता है, रूट्स के थ्रू लिया जाता है टेरेस्ट्रियल प्लांट में. अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये भी सॉइल से लिए जाते हैं. नाइट्रोजन क्या है, एसेंशियल है किसके लिए बच्चे, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स के लिए और अदर कंपाउंड के लिए, ठीक है जी. दिस इज टेकन अप इन फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स. जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में, नाइट्राइट्स की फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है. या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन उसका हो जाता है, उस फॉर्म में उनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ठीक है जी. अब किसकी बात करते हैं, देखो अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अभी जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. देखो फिर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या पढ़ेंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition which differs on depending on the type and availability of food as well as how it is obtained by organism. For example, whether the food source is stationary or mobile would allow the differences in how food is assessed and what is nutritive apparatus used by cow and lion. There is range of strategies by which food is taken and used by organisms. Some of organisms break down the food material outside the body and then absorb it.
फंगस लाइक ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम, other take in the whole material and break down inside the bodies. What can be taken and broken down depends on the body design and function. Some other organisms derive nutrition from plants and animals without killing them. The parasitic nutritive strategy is used by organisms like cuscata, ticks, lice, leeches, tapeworms. देखो बच्चे, हिट्रोट्रॉफिक में भी फिर अलग अलग क्या है बच्चे, मेथड्स हैं. पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें हमने क्या बात की, डायरेक्टली इनगल्फिंग की बात की है. ठीक है जी. दूसरा जो है जब डेड डिकेइंग के ऊपर फीड करते हैं, दैट इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. ठीक है जी, जिसमें ब्रेड मोल्ड इनकी बात की हमने, ईस्ट की बात की, ब्रेड मोल्ड की बात की. ठीक है. और तीसरा जो है हमारा वो आता है, वो क्या आता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन. क्या आता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें हम क्या करते हैं, होस्ट को किल नहीं करते हैं बट वहां से एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं. ये तीनों क्या है, टाइप्स हैं किसके, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, जिसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे. यहाँ एग्जांपल दे रखा है अमीबा का. ठीक है. हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, सिंस द फूड एंड द वे ऑब्टेन इज डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फूड में बी टेकन बाय द एंटायर सरफेस. सिंगल सेल्ड में इंटायर सरफेस रिस्पॉन्सिबल है, बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. लेकिन जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा. 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करेंगे. एग्जाम्पल लिया है हमने किसका, अमीबा का लिया है. टेक्स इन फूड बाय यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस. सेल सरफेस के ऊपर क्या होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाती हैं. उनको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल. जो फूड वैक्यूल बना लेती है. इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन इनटू सिंपल. कॉम्प्लेक्स को तोड़ दिया जाता है सिंपल के अंदर, और बाद में वो डिफ्यूज हो जाता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर. द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज रिमूव टू द सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रोन आउट, और बाहर कर दिया जाता है. इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सेल हैज ए डेफिनिट शेप एंड फूड इज टेकन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट. देखो बच्चे, पैरामीशियम एक पर्टिकुलर लेवल पे क्या करता है, फूड ऑब्जर्व करता है. फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया. वहां पे क्या थे, सूडोपोडिया बनते थे, यहाँ पे क्या बनते हैं, सीलिया, जो पूरे सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. देखो, न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है. यहाँ से क्या बन गया, सूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. उन्होंने क्या किया, एनगल्फिंग किया, फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन हुई. ठीक है. और वहां से क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया किसका, फूड मटेरियल का. ठीक है जी. अब जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. देखो, एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस. एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ होती है, माउथ से एनस, और जो लेंथ होती है एलिमेंट्री कैनाल की वो 9 मीटर होती है. इन फिगर 6.6 वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स. वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. व्हाट हैपन टू फूड वंस इट्स एंटर इनटू द बॉडी, वी शैल डिस्कस द प्रोसेस हियर. देखो बच्चे, क्या होगा, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमें यहाँ पढ़ना है. ठीक है. ऊपर एक एक्टिविटी दी हुई है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed, the generate particles which are small and same texture. This is achieved by crushing the food by our teeth. सबसे पहले जो काम करते हैं वो हमारे teeth काम करते हैं. Since the lining of canal is soft, the food is also getting wetted to make its passage smooth. अब उसको गीला करना भी जरूरी है. When we eat something, we like our mouth waters. जैसे ही हमें कोई अच्छी चीज, डिलीशियस चीज दिखती है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, राइट. दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट ए फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा. वो पानी नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा. उसको कौन रिलीज करता है, सलिवरी ग्लैंड. अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड वी इंजेस्ट इज कॉम्प्लेक्स नेचर. जो मेन रीजन है वो कॉम्प्लेक्स नेचर है. इफ इट इज ऑब्जॉर्व फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, इट हैज टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. वो किसके अंदर तोड़ना पड़ेगा, छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. अब ये किसके हेल्प से करेंगे, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं. द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलिवरी अमाइलेज. सलाइवा एक एंजाइम को रिलीज करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सलिवरी अमाइलेज, जो क्या करता है, स्टार्च को तोड़ देता है कॉम्प्लेक्स से और सिंपल के अंदर, शुगर के अंदर.
द फूड इज मिक्स थ्रू सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल चीविंग बाय द मस्कुलर टंग. मस्कुलर टंग उसको क्या करती है बच्चे, हेल्प करती है चीविंग में. इट इज नेसेसरी टू मूव the food into a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed particularly in the each part. The lining of canal has a muscles that contract rhythmically to in order to push forward. देखो जो अब खाना यहाँ था, ठीक है, यहाँ से कहाँ आ रहा है बच्चे, इसोफेगस के अंदर आ रहा है, जिसकी लेंथ कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, और वहां से क्या होता है, वो फूड आ रहा है और कौन सी मूवमेंट दिखाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. फ्रॉम माउथ द फूड इज टेकन इनटू द स्टमक, और कहाँ आ जाता है, यहाँ स्टमक के अंदर आ जाता है, ठीक है, थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस. द स्टमक इज ए लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन विच एक्सपेंड द फूड एंटर्स इनटू, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है. द मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड, और वो हेल्पिंग करती हैं किसके अंदर बच्चे, मिक्सिंग के अंदर. उसके अलावा उसके अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं. अब वो डाइजेस्टिव जूस जहाँ से स्क्रीट होते हैं उस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड. कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टमक के अंदर. देखो सेलिवरी ग्लैंड कहाँ थी, माउथ के अंदर. स्टमक के अंदर कौन सी ग्लैंड है, यस गैस्ट्रिक ग्लैंड है. उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है, HCl. उसके अलावा क्या निकलता है, पेप्सिन. उसके अलावा क्या निकलता है, म्यूकस. जो HCl है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जिससे पेप्सिन एक्टिवेट होता है. अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, इन विच medium does the pepsin is activated. So acidic medium is required. What other function do you think is served by acid? Acid से और क्या काम होता है, और वो ब्रेक डाउन में हेल्प करता है. बैक्टीरियल जो नेचर है फूड का उसको किल करने का काम करता है. द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड. म्यूकस क्या करती है, लाइक ये हमारा स्टमक है, इसके इनर साइड में म्यूकस होता है जो क्या करता है, HCl के एक्शन से वॉल्स को बचाता है, ठीक है जी. We often heard adult about complaining acidity. Can you relate it what has been discussed above? Yes, जब HCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और फूड भी जो हमारा एसिडिक नेचर का होता है तो उस टाइम पे हम एसिडिटी को फील करते हैं, ठीक है जी. क्लियर है इतनी बात, ओके. द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल. देखो अब एग्जिट जब कर रहा है फूड हमारा कहाँ से, स्टमक से, और आगे जा रहा है तो उसमें एक स्फिंक्टर काम करती है जो छोटे छोटे अमाउंट में रिलीज करती है फूड को. कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. फ्रॉम स्टमक द फूड नाउ एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है. और कितनी लेंथ होती है इसकी, 6 मीटर लेंथ होती है. विच इज फिटेड इनटू ए कॉम्पैक्ट स्पेस because of extensive coiling. The length of small intestine differ in the various animals depending on the food they eat. अलग अलग लेंथ होती है. herbivores की जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन को लॉन्गर होती है as compared to the carnivores and omnivores, ठीक है जी. omnivores की मिड साइज्ड होती है और carnivores की छोटी होती है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, वो साइट है जहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है किसका, चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात हो, चाहे प्रोटीन्स की बात हो, चाहे फैट्स की बात हो. इट रिसीव्स द स्क्रीशन फ्रॉम लिवर, फ्रॉम पेनक्रियाज. लिवर से भी बाइल जूस आता है, पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस आता है जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं. The food coming from stomach are acidic and has to be made alkaline by the pancreatic enzymes. Pancreatic enzymes उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्कलाइन में. बाइल जूस जो लिवर से आता है वो किसके ऊपर काम करता है, सिर्फ फैट्स के ऊपर काम करता है और इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होते हैं. फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक it difficult for enzymes to act on. Bile salts break them into smaller globules by increasing the efficiency of enzyme action. This is similar to emulsification of soaps on that as we have learned in the chapter 4. जब केमिस्ट्री के अंदर हमने कार्बोनेटेड्स कंपाउंड में क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में पढ़ा था, वैसा ही काम कौन करता है, बाइल जूस करते हैं, ठीक है जी. The pancreas secretes pancreatic juice which contains enzymes like trypsin. trypsin जो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए है, लाइपेज जो फैट्स के डाइजेशन के लिए. द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें भी क्या होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है जो क्या रिलीज करती है, इंटेस्टाइनल जूस. उसके अंदर भी डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देते हैं ग्लूकोज में, फैट को तोड़ देते हैं फैटी एसिड में, प्रोटीन को तोड़ देते हैं अमीनो एसिड में, और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाता है फैट्स को, ठीक है जी. द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन. और वॉल्स क्या कर लेती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की हेल्प से, दैट इज विलाई की हेल्प से, जो क्या काम करती हैं, जो सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं ऑब्जॉर्प्शन के,
उसकी हेल्प से डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लेती हैं, ऑब्जॉर्व कर लेती हैं। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, उनके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो जिसकी वजह से वो जो ऑब्जॉर्व फूड है वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, ठीक है, और वहां से एनर्जी ऑब्टेन हो जाती है और नए टिश्यूज रिपेयर हो जाते हैं, ऑल टिश्यूज को रिमूव आउट किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, नए टिश्यूज बन जाते हैं। द अनअब्जॉर्ब्ड जो फूड होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है और वहां पे जो विलाई है वो सिर्फ वाटर की ऑब्जॉर्प्शन करती हैं, बाकी को एनस के थ्रू बाहर निकालती है, ठीक है। एनल स्फिंक्टर का रोल है किसके अंदर बच्चे, एग्जिट ऑफ वेस्ट के अंदर। डेंटल कैरीज के बारे में बताया हुआ है, देखो क्या है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज में बेसिकली क्या होता है, हमारे दांत सड़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनेमल जो हमारा लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वो क्या हो जाता है, इनेमल और डेंटाइन, जब वो डिग्रेड करना शुरू हो जाते हैं, इनेमल डिग्रेड करना शुरू हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डेंटल डिके या डेंटल कैरीज, ठीक है। Masses of bacterial cells together with food particles stick to the teeth to form dental plaque. ऐसा ही हमारा टीथ है और उसके ऊपर क्या होता है, डेंटल प्लेग की लेयर बन जाती है। सलाइवा जो है टूथ सरफेस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है क्योंकि वो प्लेग की लेयर बनी हुई होती है, ठीक है। अगर ब्रशिंग कर लेंगे तो प्लेग रिमूव हो जाता है, बैक्टीरिया रिमूव हो जाते हैं, जो बैक्टीरिया एसिड रिलीजिंग थे वो रिमूव हो जाते हैं, और अगर अनट्रीटेड रखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो डेंटल कैरीज को कॉज करेगा। यही था। उसके बाद क्या है, देखो डिफरेंसेस पूछे हुए हैं ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक के बीच में, प्लांट्स के बारे में रॉ मटेरियल का पूछा हुआ है, रोल ऑफ एसिड पूछा हुआ है स्टमक में, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या रोल है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई का रोल पूछा हुआ है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, दैट इज रेस्पिरेशन। एक्टिविटीज आप अपने लेवल पे डील कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं रेस्पिरेशन। We have discussed nutrition in organism in the last section. The food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy in by various life processes. देखो बच्चे, diverse organism do this in, देखो बच्चे, कुछ ऑक्सीजन का यूज करेंगे एनर्जी के रिमूवल के लिए, ठीक है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, कुछ इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। In all cases, the first step is breakdown of glucose, a 6 carbon molecule into a 3 carbon molecule called pyruvates. हर किसी के अंदर, चाहे वो ऑक्सीजन का यूज कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, एक पास वे जो कॉमन होता है, that is conversion of glucose into the pyruvic acid. मतलब ये जो 6 कार्बन है उसको 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ लिया जाता है, ठीक है जी। दिस प्रोसेस अकर्स इन साइटोप्लाज्म, और ये सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा होता है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। Further, the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ईस्ट के अंदर ये प्रोसेस चलता है कब, फर्मेंटेशन के अंदर, ठीक है। ये एयर के एब्सेंस में होता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब हम जो शुरू कर रखा है वो रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन क्या होता है, प्रोसेस होता है बच्चे जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, किसका, फूड का, किसके अंदर बच्चे, स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, ताकि वहां से क्या निकाल सके, एनर्जी। अब उसके अंदर ऑक्सीजन का यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जब यूज करेंगे तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन, और नहीं करेंगे तो वो एनारोबिक। अब ये बताया जो जा रहा है वो क्या है, एनारोबिक। इसमें क्या होगा, पहले ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और वो पायरुविक एसिड फिर फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। और ये प्रोसेस एब्सेंस ऑफ एयर में हो रहा है, इसलिए इसको एनारोबिक। और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, किसी भी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, और वहां से क्या बन रहा है बच्चे, वहां से प्रोडक्ट जो निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, उसके अलावा CO2 निकल रही है, और ये एयर की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, लाइक हमारी मसल सेल्स के अंदर, तो वहां पे एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म यूज किया जाता है जिसको हम एनारोबिक में ही पढ़ते हैं, और वो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। वो भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और इसको हम इसी की वजह से, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर मसल क्रैम्प्स आते हैं। अब ये ब्रेकडाउन दिखा रखा है ग्लूकोज का डिफरेंट पाथवेज के फॉर्म में, देखो कैसे ग्लूकोज किस में टूटा, 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट में, ये साइटोप्लाज्म में, ये सब में कॉमन है, देखो, ठीक है। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है, ईस्ट के अंदर, उससे क्या बना, एथेनॉल बनी, CO2 बनी और एनर्जी निकली, ठीक है जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या हुआ, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बना। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हुआ, CO2 निकला, H2O निकला और एनर्जी। यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई एनर्जी, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, और इसमें बिल्कुल लो एनर्जी निकलती है। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called
एटीपी, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकलती है, वो फ्यूल का काम करती है ताकि बाकी एक्टिविटीज सेल्स की चलती रहे। एटीपी से एक फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी निकलती है जो सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो सेल्स के अंदर होती हैं उनके अंदर यूज कर ली जाती है। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है, ठीक है जी। रेस्पिरेशन की वजह से बनती है, कहाँ से? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की वजह से। एंडोथर्मिक प्रोसेस जो होते हैं, मतलब जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो वहां से क्या होता है बच्चे? अप्रोक्सीमेट 30.5 किलो जूल एनर्जी निकलती है एटीपी के ब्रेकडाउन से, ठीक है। अब बहुत सारे एटीपी बनते हैं और उस तरीके से क्या होता है, एक जो हमारी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल होती है। Since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, aerobic organism ensure that there is sufficient intake of oxygen. ऑक्सीजन आना जरूरी है उसके लिए। जैसे प्लांट्स में स्टोमेटा थे, इंटरसेलुलर स्पेस थे, बट हमारे यहाँ क्या होगा बच्चे? डिफ्यूजन के थ्रू होगा। कैसे होगा? डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। या तो अंदर आएगी या फिर बाहर जाएगी, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब वो डिफ्यूजन कैसे मूव करता है बच्चे? हायर टू लोअर। आपने डिफ्यूजन के अंदर पढ़ा होगा, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू लोअर इज नोन एज डिफ्यूजन। देखो, जब क्या होगा नाइट टाइम पे, प्लांट्स की बात कर लेते हैं, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो CO2 एलिमिनेशन, CO2 रिमूव होता है। जब ड्यूरिंग टाइम में क्या होता है, CO2 जनरेट हो रहा है, तो उस टाइम पे जो ली जाएगा बच्चे, वो CO2 नहीं ली जाएगी, ऑक्सीजन रिलीज की जाएगी, ठीक है। एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर अपटेक ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड गेटिंग रीड ऑफ CO2। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग ऑर्गन है, वाटर के लिए अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि वाटर में जो एनिमल्स रह रहे हैं लाइक एक्वेटिक एनिमल्स, वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, बट जो टेरेस्ट्रियल है उनके अंदर पर्टिकुलर ऑर्गन लाइक लंग्स डेवलप्ड होते हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो compared to oxygen in air, the rate of breathing of aquatic animals is much faster. जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो रेट होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। फिशेज इन द वाटर टेक देयर माउथ्स एंड फोर्स इट टू पास टू द गिल्स वेयर इट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। देखो जी, माउथ के अंदर वो क्या लेती हैं? पानी को लेती हैं, कौन? फिशेज, और उनको फोर्स करती हैं गिल्स तक जाने के लिए, वहां से ऑक्सीजन ले ली जाती है ब्लड के थ्रू डायरेक्टली। Terrestrial organisms use oxygen in atmosphere for respiration. This oxygen is absorbed by different organisms in different animals. All these organs have a structure that increases the surface area in contact with oxygen-rich atmosphere. Since the oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is fine and delicate. पतला होना चाहिए बच्चे, ठीक है, सरफेस को प्रोटेक्ट करना होना चाहिए, उसके अलावा स्पेसिफिक मैकेनिज्म होना चाहिए इन एयर को अंदर लेने के लिए और बाहर छोड़ने के लिए। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है? नोस्ट्रिल्स के थ्रू क्या होता है? एयर जाती है, फिर वहाँ पे फाइन एयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, म्यूकस के साथ जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको नहीं जाने देते। वहाँ से कहाँ चली जाती है? थ्रोट के अंदर एयर चली जाती है, और वहाँ से कहाँ चली जाती है? लंग्स के अंदर। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है थ्रोट के अंदर जो क्या करती हैं? एयर को कोलैप्स नहीं करने देती, एयर पासेस को कोलैप्स नहीं करने देती। देखो ये हमारा नेसल पैसेज दिखाया हुआ है, यहाँ से हम एयर को लेंगे, ठीक है, ये हमारा नेजोफेरिंग्स आ गया, फेरिंग्स आ गया, फेरिंग्स से लैरिंग्स आ गया जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, और ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर आ गया जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? शाबाश, ट्रैकिया बोलते हैं। और ट्रैकिया फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे क्या होगी बच्चे? बाइफरकेट कर जाती है। फिर यहाँ से क्या आ जाते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल से आकर के फिर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में आकर के वो बंद हो जाते हैं, दैट इज नोन एज एल्वियोलर सैक, और यू कैन से एल्वियोलाई। लंग्स, दो लंग होते हैं बच्चे हमारी बॉडी के अंदर, राइट लंग जो होता है वो बड़ा होता है, लेफ्ट जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है, क्योंकि कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है लेफ्ट लंग के अंदर, इसलिए उसका साइज जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। रिब्स प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ओके, नाउ जो अभी हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो सबसे पहले क्या था? नोस्ट्रिल से एयर गई, ठीक है, और वो बाइफरकेट होती होती है, कहाँ चली जाती है? ट्रैकिया के थ्रू होती होती। जब हम आगे बात करते हैं लंग्स के अंदर, तो वो स्मॉल ट्यूब्स में टर्मिनेट हो जाती है और लास्ट में आकर के एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर खत्म हो जाती है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एल्वेलाई। एल्वेलाई जो है वो साइट है जहाँ पे क्या होता है बच्चे? एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा होता है। एल्वेलाई के अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल्स ज़्यादा होती हैं, जैसे ही वो एक्सचेंज होगा वो हम क्या हो जाते हैं बच्चे?
उसको जल्दी से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एयर सक कर ली जाती है लंग्स के अंदर, तो एल्विलाई फूल जाती हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बॉडी से रिलीज हो जाती है और एल्विलाई के अंदर आ जाती है। एल्विलाई से बाहर CO2 आ जाती है और ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाता है, एयर को अंदर ले लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ पार्शियल प्रेशर। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट। लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम। लंग्स के अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम हमेशा रहता है, ताकि क्या हो सके बच्चे, एक सफिशिएंट टाइम पे ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब कर लिया जाए और CO2 रिलीज कर लिया जाए, और उनके बीच में जो हम कोलैप्सिंग की बात करते हैं वो कोलैप्सिंग ना हो सके। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स इज लार्ज द डिफ्यूजन प्रेशर, जब बॉडी साइज ज़्यादा है तो डिफ्यूजन प्रेशर से काम नहीं चलता, वहाँ पे पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, जैसे डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीमोग्लोबिन होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या करता है O2 को अपने साथ बाइंड अप करके रखता है, और उसकी वजह से क्या नहीं हो पाता है बच्चे, ऑक्सीजन का लेवल लो नहीं हो पाता है, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, RBCs के अंदर प्रेजेंट होता है। जो CO2 वो ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर के साथ और ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए जो डिजॉल्व्ड फॉर्म में ब्लड के अंदर जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? ओके, नाउ जो थर्ड पार्ट आता है हमारा वो क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन। ओके, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। देखो भाई, अभी जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। एक एक्टिविटी यहाँ पे भी दी हुई है, एक्टिविटी आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट द फूड, ब्लड से फूड जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, वेस्ट मटेरियल भी जा रहा है। इन क्लास 9th वी हैव लर्नड दैट ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अंदर क्या होता है, एक प्लाज्मा होता है, ठीक है, जिसके अंदर सेल्स होते हैं। प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजनस वेस्ट को, किस फॉर्म में, डिसॉल्व्ड फॉर्म में। ऑक्सीजन जो कैरी आउट करती है बच्चे, वो कौन कैरी आउट करती हैं, RBCs कैरी आउट करती हैं। मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। We need a pumping organ to push the blood around the body, a network of tube to reach all the tissues and system। देखो बच्चे, अब हमें क्या चाहिए, उसके पीछे प्रेशर लगाने वाला चाहिए, दैट इज हार्ट। तो जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है वो क्या है, हार्ट है। द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज बिग एज अवर फिस्ट। हमारी जो फिस्ट है, मुट्ठी जो होती है, उतना हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड। ब्लड हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग CO2। तो ब्लड के अंदर अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड रिच को हम कहाँ भेजना बचे, लंग्स के अंदर। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ लेके जाना बचे, हार्ट के अंदर लेकर के आना है। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप टू द रेस्ट ऑफ बॉडी, और उसको फिर फर्दर लेके जाना है कहाँ बचे, पूरी बॉडी के अंदर। तो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको अभी पढ़ेंगे, उससे पहले देखो वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस बाय स्टेप एंड स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम, देखो बच्चे क्या होगा, यहाँ से हम मेन चीज करते हैं, ये मान के चलते हैं ये हमारे लंग्स है, ठीक है जी। और इस लंग्स से हमें क्या लेके आना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आने का काम कौन करती है, पुल्मोनरी वेन करती है। वेन्स कंसिस्ट ऑफ deoxygenated blood. It is the single vein, that is pulmonary vein, which consists of oxygenated blood। ये pulmonary veins आई, ठीक है, और उन्होंने ब्लड को छोड़ा कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब इस लेफ्ट एट्रियम के अंदर कौन सा ब्लड है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर जैसे बढ़ा, यहाँ से बाइकस्पिड वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, वो ओपन हो जाएंगी, और जो ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा बच्चे, वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर प्रेशर लगेगा, ठीक है, प्रेशर लगा, और यहाँ से ये ब्लड लार्जेस्ट आर्टरी के थ्रू होता हुआ, दैट इज एरोटा, एरोटा के थ्रू होता हुआ पूरे बॉडी टिश्यूज के अंदर चला जाएगा, ठीक है जी, बॉडी टिश्यूज के अंदर चला गया। अब क्या होगा, बॉडी टिश्यूज के अंदर क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होगा, ये वेना केवा के थ्रू होता होगा। कहाँ से बचे, वेना केवा। दो वेना केवा होती है, सुपीरियर और एक इंफीरियर। इंफीरियर नीचे की तरफ, सुपीरियर ऊपर की तरफ।
उस वेना केवा से होता हुआ ये ब्लड, लार्जेस्ट जो वेन है वो वेना केवा है, उस वेन के थ्रू होता हुआ कहाँ आ जाएगा बच्चा, ये डीओबी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा हमारे राइट एट्रियम के अंदर। वहां से क्या ओपन होंगी, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और वो ब्लड आ जाएगा कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल के अंदर आते ही यहाँ से क्या निकलेगी, पुल्मोनरी वेन। क्या निकलेंगी, पुल्मोनरी वेन, जो इस ब्लड को लेकर के जाएंगी लंग्स के अंदर, और इस तरीके से हमारा जो कार्डियक साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके से मूवमेंट होती है ब्लड की एक पूरे प्रोसेस के अंदर। देखो दोबारा पढ़ लेते हैं, लंग्स से कौन लेके आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पुल्मोनरी वेन। कहाँ लेके आएंगी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से जैसे ही फिलअप होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां पे बाइकस्पिड वॉल्स खुलेंगी। ठीक है, और वो जो ब्लड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। उस लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रेशर जनरेट होगा, वहां से क्या होगा, एरोटा के थ्रू होता हुआ ब्लड हमारा बॉडी टिश्यूज के अंदर बन जाएगा। और बॉडी टिश्यूज में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट ज्यादा है, वो वेना केवा के थ्रू कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर। वहां से ट्राइकस्पिड वॉल खुलेंगी, वो क्या होंगे बच्चे, राइट वेंट्रिकल में ब्लड को भेजेंगे, और राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ, पुल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स के अंदर चला जाएगा, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। और इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड का। ठीक है, और आप ये देखेंगे कि अब जब एक सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है उस टाइम पे ब्लड की एंट्री 2 बार होती है। ठीक है, किसके अंदर, हार्ट के अंदर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। ये जो नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है उसके अंदर हमने यही डील किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ओके। नाउ ऑक्सीजन एंटर्स इन द ब्लड इनटू द लंग्स। देखो यही चीज बताई हुई है, यहाँ पे लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या किया जा रहा है, ये पुल्मोनरी वेन है, वेन क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है लेफ्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहां से एरोटा के थ्रू बॉडी के अंदर जा रहा है। बॉडी से फिर वेना केवा क्या कर रही है, राइट एट्रियम में डाल रही है, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड खुल रही है, राइट वेंट्रिकल्स, और वो पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जा रहे हैं बच्चे, लंग्स के अंदर। इस तरीके से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हो पाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 चैम्बर्ड हार्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 चैम्बर्ड हार्ट। क्लियर टू ऑल? Oxygen enters the blood into the lungs. The separation of right side and the left side of heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. Mixing से बचाती है. Such separation allow the high efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy needs such as birds and mammals. Bird और mammals के अंदर क्या होता है, 4 chambered heart होता है. ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्ड होता है, बट जो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है वो फिशेस के अंदर हो जाता है, तो वो डायरेक्टली ऑक्सीजनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनके अंदर फिशेस के अंदर 1 साइकिल होता है, बट हमारे अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये डायग्राम दिखा हुआ है ब्लड प्रेशर से रिगार्डिंग। ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितना प्रेशर ब्लड एक्सर्ट करता है वॉल्स ऑफ वेसल्स के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। उसको वो जो होता है वो आर्टरीज में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेन्स। ठीक है, जो आर्टरीज के अंदर होता है वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, इसलिए उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, और जो डायस्टोल के टाइम पे डायस्टोलिक प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm होता है, डायस्टोलिक जो होता है 80 mm ऑफ Hg होता है। मीजर किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर के थ्रू। ठीक है, हाइपर टेंशन जब ज्यादा होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, आर्ट्रियोल्स के कॉन्ट्रिक्शन की वजह से होता है। और हाइपोटेंशन कब होता है, जब क्या होता है बच्चे, जब काफी रिलैक्स स्टेट होती है, उसको हम बोलेंगे हाइपोटेंशन, जस्ट अपोजिट ऑफ हाइपरटेंशन। क्लियर है? बात आ जाती है ब्लड वेसल्स की। आर्टरीज जो हैं वो क्या करती हैं, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड लेके जाती हैं। बेसिकली क्या करती हैं, थिक इलास्टिक वॉल्स की बनी होती हैं। वेन्स क्या होती हैं, डिफरेंट ऑर्गन से लेके आती हैं हार्ट के अंदर। थिक वॉल्स नहीं होती हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। ब्लड जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर, टिश्यूज के अंदर ये स्मॉलर वेसल्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं, जिसके सराउंडिंग में क्या होता है बच्चे, सराउंडिंग वॉल्स के अराउंड थिक होती हैं। उसके अलावा क्या होते हैं बच्चे, एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है इतनी बात? प्लेटलेट्स अगर क्या हो जाएंगे बच्चे, अगर स्मॉल कट हमारी बॉडी के अंदर लग जाएगा तो लॉस हो जाएगा। उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है, प्लेटलेट्स अपना काम करती हैं। वो क्या करती हैं, वो सर्कुलेट करती रहती है बॉडी के अंदर ताकि क्लॉट किया जा सके जल्दी से जल्दी इंजरी के टाइम के ऊपर। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ भी हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। टिश्यू फ्लूइड होता है, पोर्स में प्रेजेंट होता है। जब कैपिलरीज से ब्लड
टिश्यूज के अंदर आ जाता है कैपिलरीज से होता हुआ प्लाज्मा और प्रोटीन्स के साथ, ठीक है, उसको हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, टिश्यू लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड हमने बोलना शुरू कर दिया। प्लाज्मा ऑफ ब्लड की तरह होता है, कलरलेस होता है, बट इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू होता हुआ ये पूरी बॉडी के अंदर लिम्फ वेसल्स के थ्रू जाता है। ये फैट को ऑब्जॉर्व करता है इंटेस्टाइन के अंदर से, ठीक है जी। और जो वेस्ट है उसको रिमूव आउट करने में जो WBCs की प्रोडक्शन है उसके अंदर रोल प्ले करता है कौन, हमारा लिम्फ। क्लियर है इतनी बात। ये तो बात थी किसकी, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स की। जो अभी हम बात करेंगे वो किस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। देखो फिर क्या है, प्लांट्स के अंदर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करते हैं, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ प्लांट्स टेक सिंपल कंपाउंड। देखो CO2 का यूज किया क्लोरोफिल की हेल्प से, ठीक है। वहां पे क्या बनाया उन्होंने, वहां पे उन्होंने फूड बना लिया, ठीक है बच्चे। अब फूड एक ही जगह पे बनाया, ठीक है। ऐसे ही वाटर होता है, अगर हम वाटर के मूवमेंट की बात करते हैं तो वहां पे जाइलम का रोल आता है, और जाइलम का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। मतलब रूट से ऑब्जॉर्प्शन होती है और कहाँ जाता है, अपर साइड में जाता है, लीव्स की तरफ जाता है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। बट जब हम बात करते हैं फूड के ट्रांसपोर्टेशन की, कहाँ बनेगा, लीफ के अंदर बनेगा, और चाहिए किसको, रूट को भी चाहिए, अदर लीफ को भी चाहिए, ठीक है, और स्टेम्स को भी चाहिए। तो मतलब उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर रोल प्ले जो करेंगे फ्लोएम टिश्यू करेंगे। जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, तो यहाँ डिटेल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्लोएम के अंदर जो फूड होगा वो मल्टी डायरेक्शनल फ्लो दिखाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखने वाली बात है, क्या जो फूड बनता है वो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देखो बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट किया जाता है सुक्रोज की फॉर्म में, और स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। वाटर और मिनरल्स के लिए क्या है, जाइलम का रोल है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और इसमें जो रोल प्ले करते हैं वो कौन रोल प्ले करते हैं, देखो रूट प्रेशर हाइपोथेसिस, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपिरेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है और उसकी वजह से क्या होता है, वाटर जो है वो अपवर्ड मूवमेंट शो करता है। ऐसे ही फूड के अंदर है, लेटरल मूवमेंट भी वो शो करता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो फ्लोएम है। क्लियर है इतनी बात, ये आप इजिली कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है वो हमारा क्या आता है, एक्सक्रीशन, दैट इज एक्सक्रीशन। Excretion, the process of removal of waste is known as excretion. देखो we have already discussed how organism get rid of gaseous waste. फोटोसिंथेसिस से जो वेस्ट निकला, रेस्पिरेशन से जो वेस्ट निकला, अभी जो वेस्ट निकलेगा वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से निकलेगा, नाइट्रोजनस फॉर्म में निकलेगा। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे, ठीक है। उसके बारे में हमें पढ़ना है। जब पहले पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर, ये देखो यहाँ ये किडनी रिप्रेजेंट की हुई है, लेफ्ट रीनल वेन है, एरोटा है, लेफ्ट यूरेट्रा, वेना केवा है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी से क्या होगा बच्चे, नेफ्रॉन्स होंगे, वो नेफ्रॉन्स से क्या होगा, ब्लड प्योरीफाई होने के बाद मेटाबॉलिक वेस्ट कहाँ आ जाएगा, यूरेटर के थ्रू होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होने के बाद यूरेथ्रा से थोड़े थोड़े टाइम पर इजिली उसका डिस्चार्ज होता रहेगा। देखो कैसे, the excretory system of human being includes the pair of kidney, pair of ureter, urinary bladder and urethra. Kidney located in the abdomen, either side of backbone. Urine produced इन किडनीज पास थ्रू द यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जो कहाँ चला जाएगा, यूरेथ्रा के अंदर। यूरिन कैसे प्रोड्यूस होगा, द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन, देखो बच्चे वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से निकालेंगे जिससे CO2 रिमूव होगी, नाइट्रोजनस वेस्ट निकलेगा, यूरिया यूरिक एसिड के फॉर्म में, ठीक है। और उसको बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं किडनी के अंदर, दैट इज नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या करेंगे, साफ करेंगे। थिन वॉल्ड कैपिलरीज होती हैं जिसके अंदर क्या होगा बच्चे, कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज बॉमन्स कैप्सूल। यहाँ से आएगा वो क्या होगा बच्चे, यहाँ से होता हुआ PCT से, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, DCT से, लूप ऑफ हेनल से होता हुआ, और कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब तक चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब। ये बॉमन्स कैप्सूल है, ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ न्यूफ्रॉन है, रीनल आर्टरी है, उसके अलावा रीनल वेन है, और ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है जो कनेक्टेड होती हैं यूरेटर के साथ, ठीक है जी। और इस तरीके से क्या हो जाता है हमारा
ब्लड से वेस्ट जो है वो रिमूव हो जाता है। इस किडनी में क्या होती है, फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। उसमें ग्लूकोज अमीनो एसिड शुरू के लेवल पे क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाता है, यूरिन को रिमूव कर दिया जाता है, किसके थ्रू, कलेक्टिंग ट्यूब के थ्रू, और वो उसको पास कर दिया जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ, यूरेथ्रा के अंदर, और यूरेथ्रा के ऊपर नर्वस कंट्रोल होता है, ठीक है। और जो अर्ज पैदा करता है यूरिनेट करने की। बाई चांस अगर हमारी किडनी खराब हो जाती है, क्या हो जाता है, किडनीज खराब हो जाती हैं, तो उस टाइम पे एक कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। ब्लड प्योरिफिकेशन किया जाता है, बेसिकली डायलिसिस किया जाता है ताकि रिमूव किया जा सके किसको, नाइट्रोजनस वेस्ट को। उनको डायलाइजिंग फ्लूइड, देखो बच्चे यहाँ डायलाइजिंग सॉल्यूशंस रखा गया है, एक साइड से वेस्ट ब्लड आ रहा है, ठीक है, और उस डायलाइजर के थ्रू क्या किया जाता है, जो इम्प्योरिटीज हों वो इस डायलाइजर के अंदर रह जाती हैं और जो प्योरीफाइड ब्लड है वो चला जाता है, ठीक है। डायलाइजिंग फ्लूइड क्या करता है, डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन का काम करता है, प्योरिफिकेशन का काम करता है। इस तरीके से क्या होता है, 180 लीटर डेली एक ह्यूमन की कैपेसिटी है, किडनी की कैपेसिटी है फिल्टर करने की ब्लड को। क्लियर है इतनी बात? ओके। लास्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे हो सकता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, पार्ट्स के थ्रू, सेलुलर वैक्यूल्स के थ्रू, लीव्स फॉल ऑफ के थ्रू, ठीक है, जाइलम के रिमूवल के थ्रू, रेजिन्स के रिमूवल के थ्रू, गम्स के रिमूवल के थ्रू हम एक्सक्रीशन प्लांट्स के अंदर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन दे लेते हैं, स्ट्रक्चर बताना है, फंक्शनिंग बतानी, नेफ्रॉन की, एक्सक्रीटरी प्लांट के अंदर बताना है, यूरिन का अमाउंट कैसे रेगुलेट किया जाता है वो हमें बताना है। ये था बच्चे हमारा चैप्टर, होप सो आपको समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियो जो हमने 5 वीडियो इस चैप्टर के हमने डाल दी हैं, ठीक है, एक 1 शॉर्ट वीडियो हमने इस चैप्टर की बना दी है। उसके अलावा हमने 5 जो चैप्टर थे हमारे बायोलॉजी के उनको कंप्लीट कर दिया है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि हम पूरी साइंस को कवर अप करवा सकें। थैंक यू सो मच।